बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से हैं। आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। ऑपरेशन सर्च में हमारा सेकंड चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है, या जिसे आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो हैं कहते हैं, वो कंटिन्यू है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हम दो मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने का तीसरा मेथड जो है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपके पास एक ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल दिया हुआ है जिसमें 3 रोज़ और 4 कॉलम है, यानी 3/4 का ये आपका ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है। आपसे कहा यह जा रहा है कि आपने इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो मालूम करना है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से, ट्रांसपोर्टेशन अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। तो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड क्या कहता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए सबसे पहला काम तो वही आपने जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करनी है कि आपने चेक करना है कि क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो आप देखें यहाँ पर टोटल डिमांड आपके पास 50 यूनिट है और टोटल सप्लाई भी 50 यूनिट है। तो पहली बात आप वही लिख लेंगे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको लिखवाई है। हेयर टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई। आपकी टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल है, डेट इज इक्वल टू 50। सो द गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज बैलेंस्ड। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन ये लिखनी होती है, लेट Xij बी दी नंबर ऑफ यूनिट्स shipped from ith row to jth कॉलम। आप ith रो टू jth कॉलम की जगह ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम ith सोर्स टू jth डेस्टिनेशन। ठीक है, अब मेन काम हमारा जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड का है वो शुरू होता है। ये तो आपने हर मेथड में करना ही करना है, चाहे आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करें या लीस्ट कॉस्ट मेथड से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करें, ये लाइनें आपने लिखनी है। ठीक है, अच्छा, अब आपने जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड है उसमें करना ये है कि सबसे पहले आपने इस टेबल को दोबारा यहाँ पर बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर आप जनाब यहाँ पर पहले देखें कि ये मेरे पास ऊपर आ जाएंगी डेस्टिनेशन 1 2 3 4, ये मेरी 4 डेस्टिनेशन आ गई। ठीक है, और इस तरफ मेरे पास आ जाएंगी हमारी सोर्सेज 1 2 3 सोर्सेज हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद जनाब यहाँ पर अगली चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे सप्लाई की, सप्लाई का कॉलम बनेगा और इसके नीचे आ जाएगा हमारा डिमांड। दिस इज आवर डिमांड कॉलम, डिमांड। ठीक हो गया। अब सप्लाई और डिमांड इसमें फिट कर लेंगे आप। सप्लाई है 15 25 10, ये मेरे पास आ गई यहाँ पर 15, आगे आ गई 10 और फिर ये मेरे पास लास्ट आ गई 15, सॉरी ये हमारे पास है 25 और ये मेरे पास आ जाएगी 10। क्लियर होगी बात ये। इसी तरह ही आप डिमांड वाइज लिखेंगे। डिमांड हमारे पास है 5 और 3 मरतबा 15 है, 5 15 15 और 15। अच्छा, इतना काम अब करने के बाद नीचे और साइड पर यहाँ पर वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में 2 चीज़ें और मज़ीद ऐड करनी है। यहाँ पर जो हम काम करेंगे वो होगा जी, जो न्यू काम है आपका वो कहलाता है रो पेनल्टीज़। ये आपने नया काम करना है इसमें, रो पेनल्टीज़।
रो पेनल्टीज, ठीक है, ये न्यू चीज़ है यहाँ पर, सही है। और इसी तरह ही यहाँ पर आप कॉलम वाइज ऐड करोगे कॉलम पेनल्टीज, कॉलम पेनल्टीज, कॉलम पेनल्टीज, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब ये रो पेनल्टीज कॉलम पेनल्टीज क्या हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, सही है। ले जी, अब आप देखें ज़रा, लें जी, रो पेनल्टी में आप पहली आइटरेशन पर पेनल्टी 1 निकालेंगे रो वाइज, उसे मैं यहाँ पर डिनोट करूँगा पेनल्टी 1 P1 से। इसी तरह ही आप कॉलम वाइज पहली पेनल्टी निकालेंगे, उसको हम यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं P1 से। मैं यहाँ पर इसको, मेरे पास चूँकि थोड़ी जगह नीचे कम है, आपके सामने मैं यहाँ पर कॉलम पेनल्टी लिख दिया है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप यहाँ पर दोबारा लिख लीजिएगा, दिस इज़ आवर कॉलम पेनल्टीज़, उसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं P1। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अब ये रो पेनल्टी कॉलम पेनल्टी है क्या, इसे निकालना कैसे है? जब आपने रो वाइज देखना तो हमारे पास पहली रो में, यानी यहाँ पर ये 4 बॉक्स हैं, इन 4 कॉलम हैं, आपने देखना ये है कि रो वाइज पहले पेनल्टी निकालते हैं। आपने देखना ये है कि आपके पास इन चारों सेल में, यानी पहली रो में सबसे स्मॉलर कॉस्ट कहाँ पर है? सबसे स्मॉलर कॉस्ट आपकी ये है 2। अब इससे बड़ी कॉस्ट कहाँ पर है? इससे बड़ी कॉस्ट है आपके पास 10, ठीक है। आपने पेनल्टी कैसे निकालनी है? सबसे स्मॉलर नंबर देखना है और उससे बड़ा नंबर देखना है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलर नंबर है 2 और उससे बड़ा नंबर है 10 आपके पास, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना आपने, 10 - 2, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी? ये आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा ये आपके पास। ये पहली रो में आपकी पेनल्टी आ गई 8। इसी तरह ही आप सेकंड रो में आए, सेकंड रो में आपके पास स्मॉलर नंबर है, सबसे स्मॉलर 7 है और उससे बड़ा कौन है? 9 है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 9 - 7 दिस इज इक्वल टू 2, ठीक होगी बात ये। अच्छा, इसके बाद आप इसी तरह तीसरी रो में जाएंगे, तीसरी रो में सबसे स्मॉलर नंबर है आपके पास 4 और उससे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है? डैट इज़ 14, ठीक है। तो 4 और 14 आपके पास, उसका डिफरेंस आप ले लेंगे, 14 - 4 दिस इज इक्वल टू 10 आपके पास आ जाएगा। क्लियर होगी? ये आपकी निकल आई रो वाइज पेनल्टीज। अब इसी तरह आप कॉलम वाइज पेनल्टी निकालें, तो कॉलम वाइज पेनल्टी P1 आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम 1 में सबसे स्मॉलर कॉस्ट कहाँ पर है? कॉलम 1 में सबसे स्मॉलर कॉस्ट है आपके पास ये 4, ठीक है। और इससे बड़ी कॉस्ट कहाँ पर है? ये है 10, ठीक है। तो इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेंगे, ये आ जाएगा 10 - 4 डैट इज इक्वल टू 6। यहाँ डिमांड में भी आप एक लाइन लगा लें इधर ऐसे, ठीक होगी बात ये। इसी तरह ही आप सेकंड कॉलम की तरफ मूव कर दें, सेकंड कॉलम में आपके पास जो सबसे स्मॉलर नंबर है वो है ये 2, ठीक है। और इससे बड़ा नंबर किधर है? इससे बड़ा नंबर है ये 7 - 2 दिस इज इक्वल टू 5। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, इसी तरह ही आप यहाँ पर आ जाए, आपके पास कॉलम 3 में, कॉलम 3 में जो सबसे स्मॉलर नंबर है वो आपके पास है 9 और इससे बड़ा नंबर कितना है? 16 है। 16 - 9 दिस इज इक्वल टू 7। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, आगे चलें, कॉलम 4 में, कॉलम 4 में सबसे छोटा नंबर है आपके पास 11 और सबसे बड़ा, इससे बड़ा नंबर है आपके पास 18, ठीक है। 18 - 11 दिस इज इक्वल टू 7। अब ये आपने रो वाइज और कॉलम वाइज पेनल्टी निकाल ली है, तो रो वाइज और कॉलम वाइज पेनल्टी निकालने के बाद आप देखें कि सबसे बड़ी पेनल्टी किधर है, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये 8 है, ये 2 है, ये 10 है और इधर आपके पास ये 6 5 7 7। आपका सबसे बड़ी पेनल्टी है ये 10, यानी तीसरी रो में सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी पेनल्टी आपकी रो 3 में है। अब आप रो 3 में आ जाएं, यहाँ पर इस तीसरी रो में आए, तीसरी रो में जाकर देखें सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। अब आगे आपका काम वही होगा जो लीस्ट कॉस्ट मेथड वाला होता था, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या करते थे? आप सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉस्ट को देखते थे। तो आपने यहाँ पर जो लीस्ट कॉस्ट चूज़ करनी है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में, वो पेनल्टी निकालने के बाद फिर देखना है। तो सबसे बड़ी पेनल्टी जिस जगह पर होगी, तो सबसे बड़ी पेनल्टी है आपके पास तीसरी रो में। तो तीसरी रो में जाओ, तीसरी रो में आने के बाद आप देखो सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट कहाँ पर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सी है? ये है
4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकलेगी आपके पास ऐसे, ये आपके पास 4 यहाँ पर है, ये पोजीशन कौन सी बनती है, तीसरी रो पहला कॉलम, तो आपके पास x31 की वैल्यू निकल आएगी, x31। तो x31 कितना होगा, इसमें यहाँ पर हमें सप्लाई कितने यूनिट की अवेलेबल है, 10 यूनिट की अवेलेबल है, और डिमांड कितने की है, 5 की। अब अगला काम लीस्ट कॉस्ट मेथड वाला है, ठीक है ना, वही काम। यहाँ पर 5 यूनिट की डिमांड है, यहाँ पर 10 यूनिट मेरे पास सप्लाई है, तो इसका मतलब मेरी डिमांड पूरी हो रही है। यहाँ से मैं 5 के 5 यूनिट उठा लेता हूँ, इधर रह गया 0, इसकी वैल्यू आ गई 5, और यहाँ से 5 ले लिए, तो इसके बाद बाकी कितने रह गए, 5 रह गए। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम डायरेक्टली देखते थे सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सी है। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में आपने ये देखना है कि सबसे बड़ी पेनल्टी कहाँ पर आई है, उस पेनल्टी के बाद उस रो को पकड़ा या जो सा भी कॉलम होगा, उस रो में आपने देखा तीसरी रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट है यहाँ पर, ये 4, ठीक है। तो यहाँ पर x31 की वैल्यू निकलेगी, तीसरी रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। वो हम देखेंगे कि यहाँ पर डिमांड हमारी 5 यूनिट की है और इधर सप्लाई 10 यूनिट की अवेलेबल है, तो 5 यूनिट हमारे पूरे हो चुके हैं। यहाँ से 5 निकाले, इधर रह गया 0, और इधर 5 निकाले तो बाकी रह गया 5, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा कि ये जो 0 है ये कॉलम वाइज 0 बना है, यानी हमारी डिमांड पूरी होगी, तो ऊपर वाले सेल आप छोड़ देंगे यहाँ से, ठीक होगी बात। ये आपकी पहली आइट्रेशन मुकम्मल होगी। अब आप दोबारा फिर सेकंड आइट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और सेकंड आइट्रेशन में आप दोबारा निकालेंगे रो पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी। अब आप दोबारा आ जाए इधर निकालेंगे सेकंड आइट्रेशन, उसे मैं लिखूंगा P2 से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने फिर पहली रो में, इन पहली रो में अब ये 3 सेल आपके पास हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन 3 सेल में देखना है सबसे स्मॉलर नंबर कहाँ पर है। तो इन 3 सेलों में, यानी दूसरे, तीसरे, चौथे सेल में, पहली रो में पहला कॉलम खत्म हो चुका है, तो इन सब में स्मॉलर कौन सा है, 2 है, और उससे बड़ा कौन सा है, 11 है। तो 11 - 2 आएगा यहाँ पर, 11 - 2, दिस इज इक्वल टू 9। इसी तरह आगे आप देखें सेकंड रो में अब स्मॉलर नंबर है 7, और उससे बड़ा नंबर है 9, 9 - 7, दिस इज इक्वल टू 2। इसी तरह तीसरी रो में आप आ जाएं, तो तीसरी रो में अब आपके पास स्मॉलर नंबर है 14, और इससे बड़ा नंबर है 16, 16 - 14, 16 - 14, तो दिस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये आपकी रो वाइज पेनल्टी आ गई सेकंड आइट्रेशन की। इसी तरह यहाँ पर आप कॉलम वाइज पेनल्टी निकालें P2, ठीक है ना, P2। अब आप कॉलम वाइज में देखोगे तो कॉलम वाइज में आपका चूंकि ये पहला कॉलम ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, तो इसकी जगह तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इनकी जगह क्या करेंगे, इनकी जगह आप देखोगे पहले वाला काम कि इस सेकंड कॉलम में आपके पास स्मॉलर नंबर कौन सा और बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो वो आपको देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि जो सेल क्रॉस आउट हुए हैं, कट गए हैं, वो कौन से हैं, वो पहले कॉलम के हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली चाहें तो यही वाले नंबर नीचे लिख सकते हो, 5 7 7, सही है। नहीं तो चेक करके देख लो, सेकंड कॉलम में देखना है आपका स्मॉलर नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलर नंबर 2 है, और उससे बड़ा नंबर 7 है, तो 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5, वही चीज़ पहले लिखी हुई है। तीसरे कॉलम में आप आओ तो सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, 9, उससे बड़ा नंबर 16, 16 - 9 वही 7, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर देखना है कि आपका कॉलम 1 कट गया है, कॉलम 1 की जगह यहाँ पर छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम को नंबरों को पेनल्टी वैसे की वैसे नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी 5 7 7, ठीक है। ये सेकंड आइट्रेशन आ गई। अच्छा, अब आप गौर करो कि अब सेकंड आइट्रेशन रो वाइज और कॉलम वाइज में मैक्सिमम पेनल्टी किधर है। इधर मैक्सिमम पेनल्टी ये 9 नज़र आ रही है इसमें मुझे, और इधर 7 है, तो ज़्यादा बड़ी पेनल्टी किधर है, रो वाइज, फिर रो वाइज है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर 9 है, सही है। तो अब आपकी रो 1 है, ये रो 1 की पेनल्टी आपके पास बने, रो 1 में बनेगा अब आपके पास। तो रो 1 में आपने देखना है इन 3 जगहों पर सबसे स्मॉलर नंबर किधर है। रो 1 में आओ, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ये 2, इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी x12 की वैल्यू निकलेगी इस मरतबा, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगी, सप्लाई मेरे पास 15 यूनिट की अवेलेबल है, और डिमांड कितने की है, वो भी 15 की है, दोनों सेम नंबर आ गए, सप्लाई एंड डिमांड सेम एक जैसे हो गए। तो ये मैंने पहले लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब भी आपकी डिमांड और सप्लाई एक जैसी आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, किसी एक को कैंसिल आउट करेंगे एक वक्त में। यानी कि 15 यूनिट की डिमांड है, वो यहाँ से भी मैंने पूरी कर ली, इधर रह गया 0, और इधर भी पूरी की तो सप्लाई हो गई ख़त्म, 0। अब क्रॉस किसको करना है, जब सेम टाइम में एक ही वक्त में 0 आ जाए। देखो ना, यहाँ पर जब 0 बना था कॉलम वाइज, तो मैंने ऊपर वाले सेल कॉलम के क्रॉस आउट कर दिए थे। अब ये इधर भी 0 बन गया, इधर भी 0 हो गया, यानी सप्लाई और डिमांड सेम हो गई। तो अब किसको क्रॉस आउट करना चाहिए, रो को या कॉलम को, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी कर लें। वैसे डिमांड वाला जो डिमांड वाला है ना, उसको क्रॉस आउट किया करें। सप्लाई को भी कर दें, रो को भी, नो प्रॉब्लम, काम चल जाएगा, गलत नहीं होगा,
सही है। आगे चलें, अब आपकी तीसरी आइट्रेशन शुरू हो जाएगी P3। तीसरी आइट्रेशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों सेल, अब ये दो सेल बचे हैं, इन दोनों सेल में देखना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, तीसरा चौथा। तो स्मॉलर खैर 11, दो ही बचे हैं, 11 माइनस 20, 20 माइनस 11 आ जाएगा इस मरतबा आपके पास 20 माइनस 11, दिस इज इक्वल टू 9। इसी तरह आगे चलते जाएँ, 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 11 आ जाएगा। फिर तीसरी रो में आए तो 18 माइनस 16, 18 माइनस 16, तो ये आपके पास कितना आएगा जी, 2 आ जाएगा आपके पास, 18 माइनस 16 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आप देखो कि आपके दो कॉलम कट चुके हैं, तो कॉलम वाइज जो तीसरी आइट्रेशन आएगी ना आपके पास, कॉलम वाइज जो तीसरी आइट्रेशन बनेगी P3, उसमें पहले दोनों कॉलम की जगह ब्लैंक लगा देंगे, ठीक है। और ये जो दोनों बचे हैं तीसरा चौथा, तो चूँकि आपके पास फिर वही चीज़ है कि चेंजिंग किस में आई है, कॉलम में आई है ना, कॉलम कट गए ना, कॉलम क्रॉस आउट हुआ है, तो तीसरा चौथे कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इनकी पेनल्टीज वैसे की वैसी रहेंगी। ये फिर 7 आ जाएगा, ये फिर 7 आ जाएगा। अदरवाइज फिर वही तरीकाकार आप चेक करके देख लो, तीसरे कॉलम में सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, 9, उससे बड़ा नंबर 16, 16 माइनस 9 7, तो यही मैंने लिखा है। इसी तरह यहाँ पर सबसे स्मॉलर नंबर 11 है और 18 7 आ गया, ठीक होगी बात। अच्छा, अब दोबारा देखो, आपके पास लार्जेस्ट पेनल्टी ये है 11 की यहाँ पर रो वाइज, और इधर 2 पर 7 है, सही है। तो बड़ी पेनल्टी कहाँ पर हुई, फिर रो में हुई, 11 हो गई, ठीक है ना। तो 11 आपके पास ये है, कौन सी रो बनती है, ये आपको बनती है सेकंड रो। सेकंड रो में इन दोनों जगहों पर जाकर देखो लीस्ट कॉस्ट किधर है, इन दोनों जगहों पर, तो इन दोनों जगहों पर लीस्ट कॉस्ट है सेकंड रो में। सेकंड रो में ये है 9 और 11, 9 और 20 है, तो दोनों में से स्मॉलर कौन सा, 9 है, यानी ये पोजीशन बनेगी X23, X23। अब आगे इधर आ जाओ, सेकंड और थर्ड कॉलम में सप्लाई 25 यूनिट की है, डिमांड कितने की है, 15 की है। तो क्या करूँगा, 15 के 15 यहाँ से ले लेंगे, इधर रह जाएगा 0, और इधर उठाओगे तो इधर कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब 0 किधर बना, फिर ये कॉलम वाइज बन गया 0, इसका मतलब इसको क्रॉस आउट कर देंगे, ख़त्म होगी बात। अब आगे चलें, क्या चौथी पेनल्टी निकालने की जरूरत है, नहीं। अब चौथी पेनल्टी ना रो वाइज निकालनी है ना कॉलम वाइज, उसकी क्या वजह है, ये क्रॉस आउट होने के बाद आप गौर करें कि आपके पास सिर्फ एक कॉलम बच गया है, ऐसे, ठीक है ना। तो पेनल्टी निकालने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज़ की जरूरत होती है, तो रो वाइज पेनल्टी तो निकलने की नहीं, रो वाइज पेनल्टी क्यों नहीं निकलेगी भाई 2 नंबरों को माइनस करना, तो ये सेल ही एक बचा, पहली रो में भी एक सेल है, दूसरी रो में भी एक सेल है, तीसरी रो में भी एक सेल है, तो इधर P4 निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप फर्ज करो कि इधर कॉलम वाइज P4 निकालते हो, पेनल्टी निकालते हो, चौथे कॉलम की चौथी पेनल्टी निकालते हो, कॉलम वाइज चौथी पेनल्टी, तो वो क्या होगी, 3 कॉलम कट चुके हैं, अगली मरतबा आएगा यहाँ पर भी डैश, यहाँ पर भी डैश, यहाँ पर भी डैश, तो इधर क्या आएगा, 7 ही आएगा, सही है। तो इधर आप देखोगे फिर, सही है, मतलब जब आपकी एक रो या एक सेल बच जाए तो फिर उसके बाद आपने पेनल्टी निकालना बंद कर देना, सही है। आपने फिर सिंपल लीस्ट कॉस्ट मेथड की तरफ चले जाना। लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या कहता है, इन 3 सेलों में, इन तीनों सेलों में सबसे स्मॉलर नंबर देखो कहाँ पर है, सबसे स्मॉलर नंबर आखिरी कॉलम है, इसमें नंबर है 11 20 18, सबसे स्मॉलर नंबर किधर है, 11 है, ठीक है। तो ये पोजीशन कौन सी है, पहली रो चौथा कॉलम, तो यहाँ पर आएगा X14, पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम है। इसमें मुझे सप्लाई कितनी यूनिट की अवेलेबल है, डिमांड कितनी है, 15 यूनिट की, सप्लाई क्या है, 0 है। अब सप्लाई मेरे पास है नहीं है, डिमांड मुझे 15 यूनिट की, तो क्या करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम पहले भी मैंने डिस्कस की थी। देखो, तो X14 को यहाँ पर सप्लाई नहीं है, तो फिर क्या इसकी वैल्यू आएगी, 0 आएगी। 15 नहीं दे देंगे इसको, 15 कैसे दे सकता हूँ मैं, मेरे पास सप्लाई है ही नहीं है। और अगर फर्ज करो तुम 15 दे भी देते हो गलती से, ये 15 हो गया और इधर भी पहले भी 15 लिखा, तो 15 कितना होगा टोटल, 30, तो वो रो वाइज बैलेंस नहीं होगा काम, सही है। अब देखो बैलेंस है 15 + 0 15 आ गया, सही है। तो कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास यहाँ पर ये जैसे हमने वैल्यू चूज़ करनी है, तो इधर मुझे सप्लाई है 0 यूनिट की और डिमांड 15 यूनिट की है, तो फिर आपने 0 लिखना है। और वैसे भी मैंने एक बड़ा आसान ट्रिक आपको बताया हुआ है कि जब भी इन नंबरों की आपने X14 की X23 की वैल्यू लगानी है ना, तो कैसे चूज़ करते हैं, रो वाइज कॉलम में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको चूज़ करते हैं। X23 की वैल्यू 15 लगानी थी, इधर 25 था, इधर 15 था, तो 25 और 15 में छोटा नंबर कौन सा है, 15, तो 15 लिखेंगे, इधर 25 नहीं लिखेंगे अगर आपको भूल जाता है तो। अच्छा, अब आगे चलो, ये अब 0 इधर बना, तो लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या कहता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड कहता है जहाँ पर 0 उसको क्रॉस आउट करना है। तो ये मतलब ऑलरेडी इसमें ये सेल फिल हो चुके हैं, इसको क्रॉस आउट नहीं करेंगे, आखिरी रो या आखिरी कॉलम में क्रॉस आउट नहीं करते बस। आगे चलो, इन दोनों में देखो स्मॉलर नंबर कौन सा, इन 2 सेल्स में, आखिरी दोनों सेल में अब छोटा नंबर है 18, इसकी वैल्यू निकलेगी। तो ये 18 कहाँ पर है, तीसरी रो है, चौथा कॉलम है, X34 की वैल्यू निकलेगी।
x34। तो तीसरी रो चौथा कॉलम है ना, तो यहाँ पर सप्लाई 5 यूनिट की है, डिमांड कितने की है 15 की है, तो इसमें से 5 ले लिए, इसके पास रह गए बाकी 10, इधर हो गया 0। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई, ये इधर को मैं क्या पुट करूँगा, इधर 5 पुट कर दूँगा। क्लियर होगी बात ये। अब एक सेल बचा है, उसकी पोजीशन है x24। इससे पता चलेगा अब तुम सही कर रहे थे काम या गलत। इधर सप्लाई कितने की है 10 की, डिमांड कितने की है 10 की, दोनों सेम हो गए, क्वेश्चन ख़त्म। इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया जी 10 आ गया। ठीक है, ले जी क्वेश्चन आपका समझ ख़त्म हो गया। हमने हमारे जो वेरिएबल्स की वैल्यू थी वो निकल आई हैं। आगे आप लिखोगे, सो द नॉन नेगेटिव वैल्यू क्वेश्चन आर नॉन नेगेटिव एलोकेशंस आर। नॉन नेगेटिव एलोकेशंस हैं, उनमें पहली वैल्यू निकली थी हमारे पास x12 = 15। असल में जुमे का टाइम हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ। x12 = 15, x14 = 0, उसके बाद है आपके पास x23 = 15, x24 आपके पास आया जी 10 के बराबर, x31 आपके पास आ गया 5 के बराबर, x34 आ गया है आपके पास 5 के बराबर। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। आप इन तमाम x को टोटल करके देख लें, 50 के बराबर आना चाहिए। जो टोटल डिमांड टोटल सप्लाई थी आपके पास 50 की थी, इन सबको ऐड करके देख लें, 15 और 15 30, 30 और 10 40 और 10 50। इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है। उसके बाद अगली बात, आपके पास यहाँ पर जो नॉन नेगेटिव एलोकेशन की तादाद है वो गिने कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। आपका ये जो नॉन नेगेटिव एलोकेशन की तादाद है वो इसके बराबर होनी चाहिए m + n - 1 के। m क्या है, नंबर ऑफ रोज़ है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 3 है, कॉलम कितने हैं 4 हैं, n कितना है कॉलम को शो कर रहा है, आंसर कितना आएगा 6। आगे आपने लाइन लिखनी है, एज हेयर द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशन इज इक्वल टू m + n - 1 दैट इज इक्वल टू 6। सो द अबव सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन जो है x12, मतलब ये जो x की वैल्यू निकली है इन्हें सोल्यूशन बोलते हैं। ये जो सोल्यूशन है ये आपका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो गया। अगर फर्ज करो इसका नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशन की तादाद होती है 5 और ये m + n - 1 आता आंसर 6, तो फिर आप कहते हैं कि जो अबव सोल्यूशन है ना वो डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। क्या कहलाता है, डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अभी ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट ही काम आपने करना है, एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट इज एसोसिएटेड कॉस्ट। वो एसोसिएटेड कॉस्ट कैसे निकलेगी, आप x की हर वैल्यू को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मतलब x12 है यहाँ पर 15 और इधर C12 देखो, C12 कितना है, पहली रो दूसरा कॉलम, इसकी कॉस्ट कितनी है 2। ठीक है ना, आई होप कि ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, आपको समझ आ गई होगी। इधर आपके पास x14 है 0, उधर 14, पहली रो चौथे कॉलम में जाके देखो कॉस्ट है 11 के बराबर। इसी तरह इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आएगा 475। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी एसोसिएटेड। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अब ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ बात करेंगे और उसमें बात करेंगे यूवी मेथड, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड मोडी मेथड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर लॉन्ग क्वेश्चन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।